Dear students, today we are going to start refraction of light, जो वेरी इम्पोर्टेंट है। लाइट के बारे में आप जानते हैं कि लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी थिंग्स अराउंड अस। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें इस लायक या इस योग्य बनाती है कि हम अपने आसपास की चीज़ों को देख सकें। और ये भी आप पढ़ चुके हैं कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक का नाम है प्रकाश का, ठीक है, अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आप को बताया जा चुका होगा कि जब प्रकाश की किरण, द रेज ऑफ लाइट, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, यानी गोज फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, तो ये अपने अभिलंब की ओर या नॉर्मल की ओर झुक जाती है। व्हेन रेज ऑफ लाइट कम्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, तो इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। On the contrary, when the rays of light goes from denser medium to rarer medium, it, ठीक है, it goes away from normal, ये नॉर्मल से दूर जाती है। आइए, लाइट सीम्स टू ट्रेवल अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन। हम जानते हैं कि लाइट जो है सीधी रेखा पे चलती है। इन ए ट्रांसपेरेंट मीडियम, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में। बस मैरियम, व्हाट हैपेंस व्हेन लाइट इंटर्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। तो अगर प्रकाश की किरण या रेज ऑफ लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से निकलकर दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में अगर जाती है तो क्या होगा? डज इट स्टिल मूव अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन? क्या फिर भी वो सीधी रेखा में चलती जाएगी या उसके अंदर कुछ परिवर्तन होगा? आर चेंज इट्स डायरेक्शन, या इसका डायरेक्शन बदल जाएगा? ये सवाल किया जा रहा है कि हम तो जानते हैं कि रोशनी या लाइट एक सीधी रेखा में चलती है, ठीक है, लेकिन जब मीडियम बदलेगा, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब प्रकाश जाएगा, तो क्या ये यूं ही जैसे सीधी रेखा में चलती है चली जाएगी, या क्या नाम है उसके डायरेक्शन में परिवर्तन होगा? वी शैल रिकॉल सम ऑफ अवर डे टू डे एक्सपीरियंसेस। आइए हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ चीज़ों के ऊपर गौर करते हैं, देखते हैं। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट द बॉटम ऑफ ए टैंक आर अ पोंड कंटेनिंग वाटर अपीयर्स टू बी रेज्ड। आपने देखा होगा कि टैंक का जो बॉटम है, अगर टैंक के अंदर पानी भरा हुआ है और पोंड या किसी तालाब में पानी भरा हुआ, तालाब गंदा ना हो, वाटर बिल्कुल क्लीन हो, उसका बॉटम दिखाई देता हो, ठीक है, तो क्या होता है कि उसका अपीयर्स टू बी रेज्ड, वाटर अपीयर्स टू बी रेज्ड, उसका जो बॉटम है, टैंक का बॉटम या पोंड का बॉटम, बॉटम जानते हैं ना, उसका पेंदा, ठीक है, लोवेस्ट पार्ट, वो उभरा हुआ दिखाई देता। गौर किया कि नहीं? अगर न गौर किया तो एक बड़े से बर्तन में पानी भर लीजिए, ठीक है, एल्युमिनियम का बर्तन वाइट होता है, उसमें पानी भर लीजिए तो अपनी एक्चुअल डेप्थ से, अपनी वास्तविक गहराई से कुछ कम गहरा दिखता है। या ऐसे समझिए कि किसी बर्तन में जो क्लीन वाटर है उसमें अपनी उंगली को डुबोइए तो ऐसा लगेगा कि आपकी उंगली कुछ मोटी दिख रही है और छोटी दिख रही है। तो ये किस घटना से हो रहा है? ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो राइटर बोला है कि आपने टैंक का जो बॉटम है या किसी पोंड का जो बॉटम है उसको आप गौर से देखे होंगे, जिसके अंदर पानी है, कि उसका बॉटम जो है अपीयर्स टू बी रेज्ड, उभरा हुआ, ऊपर की ओर उठा हुआ दिखाई देता है। सिमिलरली व्हेन अ थिक ग्लास स्लैब, इसी तरीके से जब एक थिक ग्लास स्लैब है, कोई क्या नाम है मोटा
गिलास की कोई पट्टी हो, गिलास की पट्टी इज प्लेस्ड ओवर सम प्रिंटेड मैटर, अगर किसी प्रिंटेड छपे हुए मैटर के ऊपर आप उसको रख देते हैं तो द लेटर्स अपीयर रेज्ड, वो लेटर जो है अक्षर उभरा हुआ ऊपर की ओर उठा हुआ दिखाई देता है जब आप जो है गिलास स्लेब से उसको देखते हैं। वाई डज इट हैपन, ये सारी घटनाएं क्यों होती हैं। हैव यू सीन अ पेंसिल पार्टली इमर्ज इन वाटर, अगर आप एक पेंसिल का कुछ हिस्सा पानी में डुबो दीजिए, पार्टली इमर्ज्ड इन वाटर इन ए ग्लास टम्बलर, किसी शीशे के गिलास के बर्तन में एक पेंसिल का आधा पार्ट जो है तिरछा, उसको पानी में डुबो दीजिए तो इट अपीयर्स टू बी डिस्प्लेस्ड एट द इंटरफेस ऑफ एयर एंड वाटर, तो क्या होता है, इट अपीयर टू बी डिस्प्लेस्ड, वो क्या नाम है अपनी पोजीशन से थोड़ा सा हट जाता है, ऐसा लगेगा कि जैसे ये पेन या पेंसिल सीधी नहीं है, टेढ़ी हो जा रही है, देखे ना। तो यहाँ पे इंटरफेस आ रहा है, क्या आ रहा है, इंटरफेस कहते हैं द पॉइंट वेयर टू और मोर थिंग्स मीट, याद रखिएगा इंटरफेस एक ऐसा बिंदु है, एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे दो या दो से ज़ायद चीज़ें मीट करती हैं, मिलती हैं। तो क्या आपने एक पेंसिल का आधा हिस्सा या कुछ हिस्सा जिसको पानी में इमर्ज किया जाता है गिलास के टम्बलर में देखा है। इट अपीयर्स टू बी डिस्प्लेड एट द इंटरफेस ऑफ एयर एंड वाटर, चूँकि पानी पेंसिल का कुछ हिस्सा हवा में है और कुछ हिस्सा दो मीडियम हुआ ना, दो मीडियम हुआ, मतलब अगर बर्तन में पानी रखे हैं तो जो पानी को टच नहीं कर रहा है, ठीक है, वो एयर में है, और जो पानी के अंदर है वो वाटर है, वो दूसरा मीडियम है। कन्फर्म बात समझ रही है आप, मतलब हवा में अगर चलेंगे तो तेज़ी से चलते हैं और जब पानी में चलना रहेगा तो मुश्किल से चलते हैं, आपके स्पीड में, ठीक है, आपके डायरेक्शन में डिफरेंसेस पाए जाएंगे। यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड दैट अ लेमन केप्ट इन वाटर, आपने ये भी देखा होगा कि एक लेमू को जब पानी में रखा जाता है, कैसे पानी में, गिलास टम्बलर, कोई शीशे का गिलास हो, उसमें पानी भरा हो और उसमें जब लेमू डाल देते हैं तो अपीयर टू बी बिगर दैन इट्स एक्चुअल साइज, तो अपनी वास्तविक साइज से वो लेमू बड़ा दिखाई देता है। आप गर्मी के सीज़न में देखे होंगे जो लोग क्या नाम है 10 रुपया गिलास, ठीक है, लेमू वाला पानी पिलाते हैं, वो शीशे का गिलास रखे रहते हैं और उसी में लेमू डाले रहते हैं, वो लेमू कितना बड़ा दिखाई देता है, अपनी एक्चुअल साइज से बड़ा दिखाई देता है। व्हेन व्यूड फ्रॉम द साइड, जब आप साइड से उसको देखते हैं। हाउ कैन यू अकाउंट फॉर सच एक्सपीरियंसेस, ये सारे तजर्बात आपको महसूस होता है तो आपको कैसा लगता है, आप इसके ऊपर क्या क्या नाम है ओपिनियन रख सकते हैं। लेट्स कंसीडर द केस ऑफ अपेरेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पेंसिल पार्टली इमर्ज्ड इन वाटर, द लाइट रीचिंग यू फ्रॉम द पोर्शन ऑफ द, अब कह रहे हैं कि लेट्स कंसीडर द केस ऑफ द अपेरेंट डिस्प्लेसमेंट, अपेरेंट कहते हैं नॉट क्लियर, जो पूरी तरह से क्लियर न हो। अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पेंसिल, मतलब पेंसिल के अंदर कुछ डिस्प्लेसमेंट हो गया, थोड़ा सा वो जो चेंज इन इट्स डायरेक्शन, चेंज इन इट्स पोजीशन, उसको क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन इट्स पोजीशन। तो आइए गौर करते हैं कि अपरेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पेंसिल, जो पेंसिल टेढ़ी दिखती है, हकीकत में टेढ़ी नहीं होती है, इसीलिए बोल दिया अपरेंट, जो पूरी तरह क्लियर नहीं होता है, ठीक है। नॉट रियल, अपरेंट मतलब नॉट रियल, ये भी आप समझ सकते हैं, अपरेंट नॉट रियल, मतलब जो पेंसिल आपको पानी के अंदर ऐसा लगता है कि बेंड हो गई है, मुड़ गई है, झुक गई है, जबकि वो रियल में नहीं है। तो द लाइट रीचिंग यू फ्रॉम द पोर्शन ऑफ द पेंसिल इनसाइड वाटर, तो होता क्या है कि जो पेंसिल
पानी के अंदर है, तो उसमें से जब रोशनी आपकी आँख से आती है, अब ज़रा बताइए, जब प्रकाश की किरण, पानी क्या सघन माध्यम है कि विरल माध्यम है? मतलब डेंसर मीडियम है कि रेयरर मीडियम है? डेंसर मीडियम है, एकदम गाढ़ा है ना भाई, हवा के मुकाबले में वो कसीफ है, डेंसर है। तो जब लाइट रेज कम से फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, तो ये नॉर्मल से दूर भागेगा। अभी हम इसको आपको दिखाते हैं, ठीक है? यहाँ पे हाँ बच्चों, नहीं नहीं, वो वाला कहाँ है, पेंसिल वाला? ये हाँ बच्चों, यहाँ पे देखिए, ये पेंसिल पानी के अंदर है, ठीक है? देखो यहाँ एयर है, स्टार्ट है, ये एयर है, ये वाटर है, याद रखिएगा। ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ना समझ में आए पूछिएगा, लेकिन ये ऐसा ना हो कि समझे में ना आए और क्लास ख़त्म हो जाए। ये एयर है, ये पूरा हवा है, ठीक है? आप ये 2 लेयर है, एक लेयर ये है फर्स्ट लेयर, और ये सेकंड लेयर, ये मीडियम फर्स्ट, ये मीडियम सेकंड। तो ये एयर है जो रेयरर मीडियम है, क्या बोलेंगे इसको? रेयरर मीडियम, याद रखना बच्चा। ये आपका मीडियम 1, ठीक है? और ये आपका जो है बच्चों मीडियम 2 है, ओके? तो अब ये आपका रेयरर मीडियम है, रेयरर मीडियम, और ये डेंसर मीडियम है। क्या है? डेंसर मीडियम। तो आपने पेंसिल का आधा पार्ट इसके अंदर आया, और यहाँ से आके देखिए, ये एक और पेंसिल दिखाई दे रही है, जो हमको दिखती है, ऐसे नहीं दिखती है। पानी में जब पेंसिल को डालेंगे तो आपको सीधी नहीं दिखेगी, ठीक है? अगर तजर्बा करना तो लेके आइए, दिखा दिया जाए, ठीक है? हाँ, नहीं नहीं, और मतलब एक्चुअल में ये तो फोटो में है ना, शीशे का गिलास है कि नहीं? शीशे का गिलास नहीं है, कोई बात नहीं। चलिए, जब आप इसको, ठीक है, इसके अंदर जब इमर्ज करेंगे तो आपको ऐसे दिखाई देगी, आपको ऐसे दिखाई देगी। तो ऐसे क्यों दिखाई दे रही है? जब क्या नाम है, ये यहाँ से हकीकत में ऐसा, ये तो अपरेंट है, नॉट रियल। भाई पेंसिल आपकी सीधी थी, वो टेढ़ी कैसी हो जाएगी? वो तो दिखती है, ठीक है, वर्चुअल उसकी इमेज है। तो जब यहाँ से लाइट रेज निकलती है, प्रकाश की किरण निकलती है, और अभी पढ़े हैं कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अपने अभिलंब की ओर सटती है, झुकती है। और जब सघन माध्यम से, ये सघन है, डेंसर मीडियम, सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाएगी, और ये विरल है, तो ये अपने अभिलंब से दूर भागेगी। तो जब दूर भागेगी तो देखिए ऐसे भाग गई, जाना था ऐसे, चली गई ऐसे। तो जब मतलब अगर हम इसको बढ़ा दें तो बच्चों ये आपका नॉर्मल है, ये क्या है? नॉर्मल है। तो जब इधर जाएगी, तो जब इसको आप बढ़ाएंगे तो ये इधर से मिल रही, इधर यहाँ पे आके मिल रही है, तो हमको लगता है कि पेंसिल यहाँ है, ठीक है? और यही होता है जब आप बर्तन के अंदर अक्सर आप मछली, जो मछुआरे होते हैं, मछली रहती है कहीं और, लेकिन वो अपना जो जाल होता है कहीं और फेंकते हैं, ठीक है? दिस इज द रीज़न, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वी सी या फील द इमेज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ये क्लियर हो गया? मतलब ऐसा इसलिए होता है कि जब ये लाइट निकलती है तो अपने नॉर्मल से अवे, ठीक है, दूर जाती है। तो जब दूर जाती है तो हम ये मिलाएंगे ना, ये जब मिलाएंगे तो यहाँ दोनों मीट करती है। तो जहाँ पे दोनों रेज मिले, ठीक है, रियल में मिले या एक्चुअल में मिले, इमेज वहीं पे बनती है। अगर एक्चुअल में मीट कर रही है तो रियल इमेज, और अगर मतलब हमको लग रहा है कि मिल रही है, अपीयर टू मीट, तो वर्चुअल इमेज। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ पे बच्चों कह रहा है कि क्या नाम है, डज this make pencil appear to be displaced at the for similar reason the letters appear to be raised। और यही वजह है कि वो लेटर्स जो है उभरे हुए या उठे हुए दिखाई देते हैं। डज अ पेंसिल appear to be displaced to the same extent if instead of water we use liquids like केरोसिन है, टर्पेंटाइन है। केरोसिन, केरोसिन जानते हैं मिट्टी का तेल, केरोसिन है, टर्पेंटाइन है। Will the letters appear to rise to the same height? क्या पानी के अलावा अगर आप मिट्टी का तेल, ठीक है, टर्पेंटाइन ऑयल जो होता है, जैसे पेंट वेंट करते हैं ना तो उसमें एक ऑयल डालते हैं, ठीक है, तारपीन का जो बोलते हैं, मतलब अपने लैंग्वेज में तारपीन का तेल, ठीक है, जब भी हम मतलब उस पर डोर पे पेंट करते हैं तो अलग से उसमें ऑयल डालते हैं ताकि वो बहुत वो होता है, क्या नाम है, कॉन्सेंट्रेट होता है, तो उसको हम क्या बनाते हैं, पतला, डाइल्यूट करने के लिए। तो टर्पेंटाइन, विल द लेटर्स अपीयर to rise the same height if we replace a glass slab with a transparent plastic slab, you will find that the extent of the effect is different। कहने का मतलब ये कि अगर ग्लास स्लैब के अलावा प्लास्टिक का स्लैब हो, वाटर के अलावा केरोसिन हो, टर्पेंटाइन हो, तो उसमें कुछ न कुछ फर्क पाया जाएगा। आगे हम पढ़ेंगे कि किसका क्या नाम है, वो क्या बोलते हैं उसको, बोलो श्यामा, क्या बोलते हैं उसको, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स। तो सबका अलग अलग रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, तो उसी के हिसाब से उसकी स्पीड, ठीक है, घटती बढ़ती रहेगी। दीज ऑब्जर्वेशन इंडिकेट दैट लाइट डज नॉट ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन इन ऑल मीडिया। मतलब ये सारे ऑब्जर्वेशन जो अभी आपने देखा, ठीक है, कि लेमू को पानी में डाल दिया, पेंसिल को ग्लास के टम्बलर में डाल दिया, ठीक है, बस भैया, लाइट जो है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है। तो ये ऑब्जर्वेशन ये बतलाते हैं कि जो स्पीड ऑफ लाइट है जो ट्रेवल करती है इन द सेम डायरेक्शन इन ऑल मीडिया, इट अपीयर दैट व्हेन ट्रेवलिंग ऑब्लिकली फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। अब ये देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पे आपका अटेंशन चाहिए कि इट व्हेन ट्रेवलिंग ऑब्लिकली, ऑब्लिकली का मतलब नॉट परपेंडिकुलरली, तिरछी, ऑब्लिकली का मतलब तिरछली, मतलब लाइक दिस, इस तरीके से, ठीक है, ऐसे नहीं, ठीक है, इस तरीके से हम इसको ऑब्लिकली कहते हैं। तो जब जो है ट्रेवलिंग ऑब्लिकली फ्रॉम वन मीडियम to another medium, the direction of propagation of light in the second medium changes। जब प्रकाश की किरण, ठीक है, जब ट्रेवलिंग ऑब्लिकली, जब रोशनी जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, कैसे जाती है, तिरछे, ठीक है, समझना का तिरछे ना। जब एक रोशनी या प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ऑब्लिकली जब जाती है तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट, तो लाइट के जो प्रोपागेशन है उसकी जो स्पीड है, ठीक है, वो जो है इन द सेकंड मीडियम, दूसरे मीडियम में क्या हो जाती है, बदल जाती है। कंफर्म। अब ऐसे समझिए कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो डेफिनेटली उसका डायरेक्शन क्या हो जाता है, बदल जाता है। दिस फेनोमेना, इस घटना को इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। लेट्स अंडरस्टैंड दिस फिनोमेना फर्दर बाय डूइंग अ फ्यू एक्टिविटीज। अब कुछ एक्टिविटी करा करके इसको और समझाने की कोशिश राइटर कर रहा है। आपको ये याद रखना है कि व्हेन रेज ऑफ लाइट या सन लाइट, ठीक है, कम्स फ्रॉम रेयर मीडियम एंड इंटर्स इन डेंसर मीडियम, तो क्या होता है, इट्स डायरेक्शन ऑफ स्पीड या इट्स डायरेक्शन चेंजेस। या ये समझिए कि व्हेन सन रेज या लाइट रेज
ठीक है, कम्स फ्रॉम रेयर मीडियम एंड गोज इन डेंसर मीडियम, तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। अभी लिखवा देंगे, चलिए लिख दे रहे हैं कि व्हेन रेज ऑफ लाइट, तो यहाँ पे डिफिनेशन बच्चों नोट कर लीजिए, द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट passes फ्रॉम वन मीडियम टू another medium obliquely is called refraction of light. This definition must be on the tips of your tongue. मतलब द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के डायरेक्शन में चेंजिंग, मतलब रोशनी जो चल रही थी उसके डायरेक्शन में अगर परिवर्तन हो जाए, कब? जब रोशनी या प्रकाश जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, ऑब्लिकली, तिरछे, तो इसी को कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी हम उसको बाद में कराएंगे। है? इससे अच्छा फोटो हमारे पास है ना? इससे अच्छा फोटो है। कहाँ गया? इसी पे है। देखिए ये बहुत अच्छा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये नीचे नहीं आएगा क्या? हाँ ठीक है। देखो बच्चों, ये आपका एक गिलास स्लैब है, ठीक है, और इंसिडेंट रे है, ये प्रकाश की किरण आ रही है, ये आपका एयर है जो मीडियम फर्स्ट है, ये आपका मीडियम फर्स्ट या मीडियम वन। अब यहाँ पे देखो ये तिरछी है ना, अगर तिरछी नहीं तो पूरी परपेंडिकुलरली रहती, तो ये ऑब्लिकली एओ, और यहाँ पे इंटरफेस है, ठीक है। अब यहाँ ओ से ऊपर अलग मीडियम, ओ के नीचे दूसरा मीडियम, ये जो है आपका ग्लास है, ठीक है। तो डेफिनेटली एयर के मुकाबले में ग्लास डेंसर है, एयर आपका रेयरर है, ग्लास आपका डेंसर। भाई ये तो मजबूत है ना, सॉलिड है, एयर में कहाँ उतनी मजबूती है, बोलिए। तो एयर से जब एक रे एओ बन के आती है, तो देखो बच्चों जाना तो चाहिए था ऐसे, उसको ऐसे जाना चाहिए था, मतलब इस टाइप से जाना चाहिए था। अगर हम जाना चाहिए तो इस टाइप से, सही है एकदम, बोलिए अब सही है। जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन बेंड हो गई, झुक गई, किधर की ओर? देखो बच्चों ये नॉर्मल है, इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल। ये आपका नॉर्मल है, ठीक है। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो ये अभिलंब, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। तो ये अपने अभिलंब की ओर झुक जाती है, मतलब इट, ठीक है, बेंड से, बेंड याद रखिएगा, एक नाम याद रखिएगा, बेंड माने झुकना। इट बेंड्स टूवर्ड्स, बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल, ये अपने नॉर्मल की ओर झुक जाती है। कब? व्हेन द रेज ऑफ लाइट कम्स फ्रॉम रेयरर मीडियम एंड इंटर्स इन डेंसर मीडियम, तो इट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल। अब देखो बच्चों ये भी आपका नॉर्मल है ना, ध्यान दीजिएगा, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड, क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टेड। देखिए यहाँ पे लिखा है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। PQRS आपका एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। ओके, क्लियर हो गया? अच्छा, अब यहाँ पे और देख लीजिए, इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है, एयर है, ये आपका ये फर्स्ट मीडियम है, ये आपका मीडियम फर्स्ट है, ये अंदर वाला मीडियम 2 है,
मीडियम 2 है, ठीक है। ऐसे जाने के बजाय ऐसे हुआ, ठीक है। फिर जब निकल रही है, इस रे को इमर्जेंट रे बोलते हैं। किस रे को? अगर मान लीजिए इसका नाम ए रख दें, यहाँ पे ओ रख दें, ठीक है, और इसको बी नाम दे दें, यहाँ को बी दे दें नाम, ठीक है, और बी से इसको नाम दे दें सी। तो बच्चों ए ओ आपकी इंसिडेंट रे है, ओ बी आपकी रिफ्रैक्टेड रे है। रिफ्रैक्टेड रे देखिए क्या है, रिफ्रैक्टेड रे है। इसको जाना था ओडी की तरफ अलोंग, लेकिन ड्यू टू डेंसर मीडियम की वजह से इसकी स्पीड, जो लाइट की स्पीड है उसके डायरेक्शन में कमी आएगी, चेंजिंग आएगी, जिसकी वजह से वो नॉर्मल की तरफ, ये आपका नॉर्मल है, झुक रही है। अब फिर जैसे ही इसमें से निकल के, तो अब ये मीडियम 2 से मीडियम 1 में जा रही है। तो उल्टा हो रहा है कि मतलब लाइट रे जो है डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम जा रही है। तो जब रेयरर में जाएगी तो नॉर्मल से दूर भागेगी, पहले नॉर्मल से सटेगी, फिर बाद में नॉर्मल से दूर भागेगी। देखिए दूर भाग रही है। बच्चों याद रखना, ये एओ और ये बीसी, एओ और बीसी, इनका जो रिलेशन है पैरेलल का है, एओ पैरेलल बीसी, और ऐसे जाना चाहिए था। और ये जो है, ये जो मतलब डिस्टेंस है सी डी, इसको लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? लैटरल डिस्प्लेसमेंट। कन्फर्म? ये तो चीज़ क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें और फोटो था क्या? खत्म। ये हो गया, ये वाला था ना? हाँ, अब ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। यहाँ पर भी देख लीजिए। ये इसमें क्या है? ई एफ ओ, ये आपका इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये रिफ्रैक्टेड एंगल है, ठीक है। ओ और ओ डैश, ओ और ओ डैश आपका उसी सेकंड मीडियम के अंदर मौजूद है। फिर जैसे ही वो निकल रहा है तो ओ डैश जी एच बन करके बाहर है, तो ओ डैश जी एच ये ई एफ ओ के पैरेलल है। ये आपका लैटरल डिस्प्लेसमेंट है। कन्फर्म? चलिए, ये पूरी चीज़ इतनी समझा दी गई है। कन्फर्म? अब इसको और समझाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे द फॉलोइंग आर द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे आपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा ना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या था? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर, यानी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। सेम इसमें भी बोलना है कि द इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे है, द रिफ्लेक्टेड रे। उसमें रिफ्लेक्टेड था, उसमें क्या था? रिफ्लेक्टेड था, रिफ्लेक्टेड। इसमें क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टेड। समझ नहीं बात? The incident ray, the refracted ray and the normal to the interface of two transparent media at the point of incidence all lie in the same plane। ये सभी जो है सेम प्लेन पे रहते हैं, सेम प्लेन में पाए जाते हैं। कन्फर्म? मतलब सेम प्लेन का मतलब ना तो ऊपर और ना तो प्लेन के भीतर, नाइदर अबव द प्लेन नॉर इनसाइड द प्लेन या बिलो द प्लेन। कहने का मतलब ये है कि जैसे मैं यहाँ पे ज़मीन पे हूँ, ठीक है, तो मैं ये प्लेन पे हूँ, ना मैं ज़मीन के भीतर जा रहा हूँ और ना ज़मीन से ऊपर जा रहा हूँ। आप समझ में आ गया? प्लेन बोल के द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अब इंसिडेंस रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल यानी साइन आई, क्या नाम देंगे? साइन आई अपॉन साइन आर। साइन आई अपॉन साइन आर इज कांस्टेंट। ये दूसरा उसका नियम है। उसमें क्या था? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर था। क्लियर है? दोनों पॉइंट क्लियर रहना चाहिए। इसमें आपका क्या है? साइन आई, यानी एंगल जो आई है उसका साइन लेंगे और जो रिफ्रैक्टेड एंगल है उसका भी साइन लेंगे। दोनों का
रेशियो एक कांस्टेंट वैल्यू मिलती है। अब यहाँ पे बहुत अच्छी बात है कि फॉर द लाइट ऑफ ए गिवन कलर एंड फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया दिस लॉ इज आल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। इसका नाम क्या है? स्नेल्स लॉ। इसको किस लॉ से जानते हैं? स्नेल्स लॉ। ये दिस इज ट्रू फॉर एंगल। ये किस एंगल के लिए ट्रू है? जब तक आई की वैल्यू 0 और 90 डिग्री के बीच में पाई जाए। मतलब स्नेल्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर दैट एंगल विच लाई बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री। मतलब 0 से बड़ा हो, 90 से छोटा हो। कन्फर्म भाई? 90 अगर रहेगा तो बेंडिंग ऑफ लाइट होगी ही नहीं, वो तो सीधे सीधे चला जाएगा। जब तक जब 90 डिग्री पाया जाएगा तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा। रिफ्रैक्शन के लिए आपको 90 से कम होना चाहिए, और 0 कर देंगे कोई एंगल नहीं बनेगा, तब भी नहीं होगा। तो इसीलिए क्या नाम है, 0 कम होना चाहिए, यानी 0 की वैल्यू कम हो, यानी 30 डिग्री आ जाए, 45 डिग्री आ जाए, 60 डिग्री आ जाए, बिलो 90 डिग्री होना चाहिए। मतलब 0 से बड़ा, 90 से छोटा। If I is the angle of incidence and R is the angle of refraction, then sin I upon sin R is equal to constant. This constant value is called the refractive index. नोट कर लीजिएगा, इसी कांस्टेंट का दूसरा नाम क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसी में कंफ्यूजन होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम किसका नाम लेंगे? सेकंड मीडियम। सेकंड मीडियम आपका वही है जो गिलास स्लैब के अंदर, ठीक है, वाटर के अंदर या गिलास के अंदर, केरोसिन के अंदर, टर्पेंटाइन के अंदर हवा से जिस मीडियम में जा रहा है तो उसको सेकंड मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। कन्फर्म? अब आ रहा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे राइटर बोल रहा है कि यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट अ रे ऑफ लाइट दैट ट्रेवल्स ऑब्लिकली फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम इनटू अनदर विल चेंज इट्स डायरेक्शन इन द सेकंड मीडियम। आप पढ़ लिए कि जब क्या हुआ, 15 मिनट आप ये पढ़ चुके हैं कि रे ऑफ लाइट, प्लीज पे अटेंशन, रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट जो है जब ऑब्लिकली जो है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम, अच्छा ट्रांसपेरेंट मीडियम किसको कहते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम? अरे दैट मीडियम इन विच लाइट कैन पास इजिली, मतलब वो माध्यम जिसमें से लाइट आसानी से पास हो सके, उसको ट्रांसपेरेंट मीडियम कहते हैं। तो रे ऑफ लाइट जब ऑब्लिकली तिरछी ट्रांसपेरेंट मीडियम से, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो विल चेंज इट्स डायरेक्शन इन द सेकंड मीडियम। तो दूसरे मीडियम में उसकी दिशा, उसका डायरेक्शन बदल जाता है। द एक्सटेंट ऑफ द चेंज इन द डायरेक्शन दैट टेक्स प्लेस इन अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम मे बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये बहुत अच्छी बात है कि जो डायरेक्शन चेंज होता है, जो डायरेक्शन की घटना होती है डिफरेंट मीडिया में, उसको हम किस टर्म से जानते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से जानते हैं। द कांस्टेंट अपीयरिंग ऑफ द लाइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 10.4 में अभी आप जो देखें, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन बी लिंक्ड टू एन इम्पॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी, द रिलेटिव स्पीड ऑफ द प्रोपागेशन ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब भी बोला जाएगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन से स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम इन विच द लाइट या रे ऑफ लाइट गोज या पास या इंटर्स। कन्फर्म? मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या हुआ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ये प्रकाश की चाल हवा में या निर्वात में, और प्रकाश की चाल जो मीडियम आप नाम ले रहे हैं, वाटर ले रहे हैं तो वाटर में, ठीक है, वाटर बोल दे रहे हैं, मान लीजिए गिलास ले रहे हैं तो गिलास में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये एक रेशियो है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ए रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट
ठीक है, इन एयर एंड इन वाटर या इन ग्लास या इन, ठीक है, एनी मीडियम इन विच द रे ऑफ लाइट, ठीक है, इज रेडी टू गो। ओके, तो यहाँ पे द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है कह रहा है कैन बी लिंक्ड टू एन इम्पॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी द रिलेटिव स्पीड। ये एक्चुअल में क्या है, एक रिलेटिव स्पीड है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या, एक सापेक्ष जो है स्पीड है। स्पीड मतलब लाइट ऑफ स्पीड है जो डिफरेंट मीडिया में जा रही है। इट टर्न्स ऑफ आउट दैट लाइट प्रोपागेट विद डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडिया। हमको तो ये मालूम है कि अलग अलग मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग होती है। आपको मालूम है वैक्यूम में यानी हवा में इसकी स्पीड कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इन एयर द स्पीड लाइट इज ओनली मार्जिनली लेस, मतलब वैक्यूम में ये है और हवा में इसी से थोड़ा सा कम, जो लगभग मान लिया जाता है। उसके बाद है कंपेयर टू दैट इन वैक्यूम इट रिड्यूसेस कंसिडरेबली इन ग्लास और वाटर। लेकिन ग्लास या वाटर में, ठीक है, जो स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ उसमें घट जाती है। ग्लास में भी घट जाती है और वाटर में भी घट जाती है। द वैल्यू ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ लाइट इन द टू मीडिया एज गिवन बिलो। चलिए देखिए यहाँ पे दे दिया, बस इसी को क्लियर कर दें, इसी को। अब देखिए यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 21 देख रहे हैं ना, 21 मत समझिएगा, क्या लिखा है 21। इट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। इसको बच्चों याद रखिएगा, ये N21 का मतलब 1 N2 भी लिखा जाता है। कुछ किताबों में ये लिखा है, कुछ किताबों में ये NCERT में ये लिखा है, लेकिन उसमें जो है लखमीर सिंह की पुस्तक में ऐसा दिया है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। अब देखिए ये विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। इसका मतलब क्या हो बच्चों कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन, नहीं हम तो ये पढ़ रहे थे, सॉरी ये था भाई, दोनों में फ़र्क है। ये N21 है और ये N12 है। ओके, तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 बड़ा इक्वल है V1 अपॉन V2। ये 1/2 मत समझिएगा, मीडियम 1 मीडियम 2। तो यहाँ पर मैं ये क्लियर करना चाहता था कि N21 का मतलब क्या होता है, 1N2 होता है। या तो ऐसे सिंबल इसका लिखिए या ऐसे लिखिए, बस ये समझिएगा कि दो जो लिखा है ना ये 2, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 2 यहाँ का मतलब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड मीडियम का निकाल रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। यानी कि किसी मतलब रोशनी की जो चाल है, प्रकाश की जो चाल है दूसरे माध्यम में पहले के मुकाबले में, भाई हवा में तो मालूम है, लेकिन अब गिलास में जा रही है रोशनी प्रकाश, या वाटर में जा रही है, या शीशे के अंदर जा रही है, डायमंड में जा रही है, केरोसिन में जा रही है, तो उसके अंदर उसकी स्पीड क्या होगी। अब अगर N12 लिखा है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो ऐसे लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे 1 लेकिन यहाँ पे 2, तो इट मीन्स क्या होगा, इट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक है, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। क्लियर हो गया। यहाँ पे 1 देखिए, जब 2 पहले रहेगा तो यहाँ पे 1 नंबर रहेगा, ठीक है, और जब यहाँ पे 1 नंबर रहेगा तो यहाँ पे 2 रहेगा। ओके, अगर 1 है तो V1, ठीक है, और 2 है तो V2। क्लियर हो गया, दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। और यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा गया N12 2N1, तो इसमें क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे V2 लिखा है तो V2 अपॉन V1
उलट जाएगा, यहाँ V1/V2, यहाँ पे V2/V1। इफ मीडियम 1 इज वैक्यूम और एयर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इज कंसीडर्ड विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। अगर मीडियम 1 वैक्यूम है, मीडियम 1 वैक्यूम है, ये सब क्या है, वैक्यूम है या एयर है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 को माना जाता है विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 ये जो है इसको कंसीडर किया जाता है किसके रिस्पेक्ट में, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। दिस इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। इट इज सिंपली रिप्रेजेंटेड एज N2। कभी कभी हम खाली N2 भी बोल देते हैं, फर्स्ट वाला माना जाता है। जैसे √2 में यहाँ पे 2 माना जाता है, अगर N2 लिखा है तो इट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। और किसके रिस्पेक्ट में, फर्स्ट मीडियम, वो 1 लिखा रहे चाहे ना लिखा रहे। इफ सी द, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक बात और है, इफ सी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। अगर मान लीजिए सी जो है, सी स्पीड ऑफ लाइट हवा में है, एंड वी द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, और रोशनी या प्रकाश किस मीडियम में जा रही है उसका सिंबल वी दे दिया, तो क्या हुआ, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम NM। देखिए NM आ गया ना, NM इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम इज इक्वल टू C/V। कन्फर्म। बस बच्चों यहाँ तक, कल हम इसको और जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। क्लियर।